बिहार की सियासत में 21 सालों के बाद सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। तकरीबन 21 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली यानी केंद्र की सियासत में जाने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद सियासी पावर भी बदलने जा रहा है। बिहार में सत्ता की कमान पहली बार बीजेपी के हाथों में आ रही है। ऐसे में न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी के लिए भी नई सियासी पारी का आगाज होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सियासत में नई पारी। जी हां, बिहार में सत्ता परिवर्तन की इबारत लिख दी गई है, जिसके चलते बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से राज्यसभा जाना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो नई सरकार बनेगी उसे पूरा मार्गदर्शन रहेगा। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, पटना में बवाल मच गया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता जमा हो गए। जेडीयू कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना अपनी पार्टी के नेताओं को भी करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर जुटे समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। नीतीश के समर्थक उन्हें राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। इसके अलावा जेडीयू के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने अब अपना फैसला कर लिया है। वहीं इस फैसले के बाद बिहार के नए सीएम से लेकर जेडीयू के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी के बाद जेडीयू में सियासी उथल-पुथल तेज हो गई। नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड की बागडोर कौन संभालेगा, इसको लेकर राजनीति तेज है और सबकी निगाहें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री पर लगी हुई है। माना जा रहा है कि उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी में जिम्मेदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होते ही पार्टी नए नेतृत्व को लेकर असमंजस में है और इसी असमंजस ने पार्टी के अंदर विश्वास और टूट की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद आखिर कौन जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालेगा और कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा, इसको लेकर लगातार नाम पर चर्चा हो रही है। जेडीयू की दूसरी कतार के जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं, उसमें पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी शामिल हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इन चारों चेहरों में से कोई भी अगर पार्टी का नेतृत्व करेगा तो इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ेगी और पार्टी में टूट का खतरा है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि जनता दल यूनाइटेड के ग्राउंड पर काम करने वाले नेता और कार्यकर्ता इन 4 चेहरों में से किसी को भी नेता मानने से इनकार कर दें और पार्टी टूट की कगार पर पहुंच सकती है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी के ही कुछ शीर्ष नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कराने और नीतीश को दिल्ली भेजने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नाराजगी खासकर कुर्मी कोयरी वोट बैंक में अधिक देखी जा रही है। दरअसल ये वो सामाजिक आधार है जिसने दशकों तक नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाया और सत्ता के शीर्ष पर बनाए रखा। इन परिस्थितियों में अब पार्टी की नजरें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर टिक गई हैं। निशांत इंजीनियर हैं, राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब माना जा रहा है कि नीतीश के राज्यसभा जाने की तैयारी के साथ ही निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री की भी तैयारी तेज हो गई है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का कहना है कि निशांत के पॉलिटिकल एंट्री से ही जनता दल यूनाइटेड में बढ़ता असंतोष रोका जा सकता है। वहीं सवाल है कि निशांत कुमार ही क्यों? तो इसके कई कारण हैं। दरअसल जेडीयू के भीतर ये मजबूत धारणा है कि अगर पार्टी की बागडोर किसी वरिष्ठ नेता के हाथ में दी गई तो गुटबाजी बढ़ जाएगी, लेकिन निशांत कुमार ऐसे अकेले चेहरे हैं जिनके नेतृत्व पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा और सब उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें जनता दल यूनाइटेड को एकजुट करने के लिए सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं निशांत कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी और कोयरी वो सामाजिक आधार हैं जो नीतीश कुमार के 50 सालों की राजनीति की बुनियाद रहे हैं।
पार्टी के वोट बैंक को बनाए रखने और संगठित रखने के लिए निशांत एक उपयुक्त चेहरा साबित हो सकते हैं। निशांत अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार, विवाद या राजनीतिक आरोप भी नहीं है। माना जा रहा है कि निशांत कुमार की साफ छवि पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जेडीयू के भीतर लगातार चर्चा ये भी है कि जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, भाजपा अपने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाएगी। ऐसे में जेडीयू के हिस्से में उप मुख्यमंत्री पद तय माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस पद पर निशांत कुमार को बैठाने की तैयारी भी की जा सकती है, जिससे जेडीयू अपनी राजनीतिक अस्तित्व और वोट बैंक दोनों को संभाल सके। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी के बाद बिहार की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर है। जेडीयू टूटेगी या एकजुट रहेगी, ये काफी हद तक निशांत कुमार की भूमिका पर निर्भर करता है। पार्टी में इस वक्त आंतरिक विरोध, नेतृत्व विवाद और जनाधार में दरार जैसे जोखिमों से जूझ रही है। निशांत कुमार अगर जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो जेडीयू एकजुट रह सकती है, लेकिन अगर नहीं तो पार्टी के भीतर टूट की आशंका और तेज हो जाएगी। खैर, ये बात तो जेडीयू के भविष्य को लेकर है। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। दरअसल बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के किस नेता के सिर पर सत्ता का ताज सजेगा। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को हैरान करती रही है, लेकिन बिहार की मौजूदा परिस्थितियों में कई बड़े नेताओं का नाम सीएम पद की रेस में शामिल है। बिहार में सीएम की रेस में बीजेपी के जिन चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें कोई भी ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार समुदाय से नहीं, बल्कि चारों चेहरे ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी किसी सवर्ण नेता के बजाय ओबीसी चेहरे पर ही क्यों दांव खेलना चाह रही है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री की रेस में राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया के नाम सबसे आगे हैं। बीजेपी के जिन 4 नेताओं के नाम सीएम की रेस में आगे हैं, उनमें एक बात सामान्य है कि चारों चेहरे ओबीसी जाति से आते हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी की कोयरी जाति से आते हैं, तो दिलीप जायसवाल भी ओबीसी के कलवार जाति से हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी वाले यादव समुदाय से आते हैं। ऐसे में संजीव चौरसिया भी ओबीसी के तमालो जाति से हैं। इसके अलावा भी कई अन्य नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में मौजूद हैं और कई नामों पर मंथन जारी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत भी किया है। पिछले 2 सालों में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार में काम करने का अनुभव भी हासिल किया है, जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। भाजपा के भीतर भी उन्हें मजबूत नेता माना जाता है। बीजेपी में मुख्यमंत्री के लिए दूसरा प्रमुख नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का है। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं और पिछले 6 वर्षों से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर भाजपा किसी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को बड़ा संदेश देना चाहे तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में यादव वोट बैंक पर परंपरागत रूप से लालू यादव और तेजस्वी यादव दबदबा बनाए हुए हैं। 1990 के बाद से ये लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में भाजपा अगर यादव समुदाय में मुख्यमंत्री इस समुदाय से बनाना चाहती है तो ये विपक्ष के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी हो सकती है। वहीं सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी शामिल है। दिलीप जायसवाल ईबीसी वैश्व समुदाय से आते हैं और बीजेपी अगर किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी नेता पर दांव लगाना चाहती है तो दिलीप जायसवाल एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। दिलीप जायसवाल वैश्व समाज से आते हैं और सीमांचल के किशनगंज क्षेत्र से उनका मजबूत राजनीतिक आधार है।
पार्टी के अंदर उन्हें सौम्य और संतुलित स्वभाव का नेता माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर किशनगंज जब भी आते हैं तो अक्सर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में ही ठहरते हैं। इससे उनकी केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकी का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की रेस में पटना की दीघा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी सामने आ रहा है। संजीव चौरसिया ओबीसी समाज के तहत आने वाली तमोली जाति से आते हैं और उन्हें पटना क्षेत्र में मजबूत संगठनात्मक पकड़ वाला नेता माना जाता है। संजीव चौरसिया लंबे समय से विधायक रहने के कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और पूर्व में सिक्किम के गवर्नर भी रह चुके हैं। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक सवर्ण जातियां रही हैं। एक समय बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय रही है और यही वजह है कि बीजेपी ज्यादातर टिकट भी इन्हीं सवर्ण जातियों को देती रही है। 2024 और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी ने एक सवर्ण को डिप्टी सीएम जरूर बनाए रखा। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए में वापसी किए तो बीजेपी ने भले ही सुशील मोदी की जगह पर 2 डिप्टी सीएम बनाए, जिसमें एक ओबीसी से रेणु देवी और एक वैश्य समुदाय से तारकेश्वर प्रसाद थे। तारकेश्वर प्रसाद सामान्य वर्ग के वैश्य समुदाय से हैं। 2024 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो बीजेपी ने फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए। ओबीसी से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया तो सवर्ण जाति में भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2025 नवंबर में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी के संग विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाए रखा। बिहार में बीजेपी ने ओबीसी के साथ सवर्ण जातियों को हमेशा अहमियत दी है क्योंकि ये एक मजबूत सियासी आधार बनाए रखता है। जो बैलेंस चाहिए बिहार के अंदर वो हमेशा इस स्वरूप में बीजेपी हासिल करती आई है। अब जब बीजेपी को बिहार में पहली बार अपना सीएम बनाने का मौका मिला है तो ओबीसी पर दांव खेलने की रणनीति बनाई गई है। अभी तक बीजेपी के जिन नेताओं के नाम सीएम रेस में आए हैं उसमें कोई भी चेहरा सवर्ण जाति का नहीं है। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण मतदाताओं का संतुलन चुनावी राजनीति में निर्णायक माना जाता है। बीजेपी की छवि एक सवर्ण पार्टी की रही है। उसने भले ही ओबीसी से आने वाले सम्राट चौधरी से लेकर नित्यानंद राय को अहमियत देती आई हो, उसके बाद भी अपनी सवर्ण छवि को नहीं तोड़ सकी। नीतीश कुमार ओबीसी के कुर्मी जाति से आते हैं। बीजेपी बिहार में अभी तक नीतीश के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ती रही, जिसके चलते सवर्ण और ओबीसी दोनों जाति के साथ सियासी बैलेंस को बनाए रखा गया। बीजेपी अब जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनकी जगह पर अपना सीएम बनाने जा रही है तो ओबीसी चेहरे पर ही दांव खेलने की रणनीति बनाई गई है ताकि सामाजिक संतुलन को साधा जा सके। बीजेपी ने बिहार में किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है जो पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग से आता हो। इससे पार्टी को आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं जो बिहार की राजनीति में प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग माना जाता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बिहार की सियासत में होने जा रहे इस बड़े बदलाव के बाद बीजेपी अब सीएम फेस को लेकर क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।